Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपका न्यू यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए नए क्लास, जहां पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो फटाफट से लोग क्लास में आ जाइए, तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। और सभी गुड इवनिंग, जल्दी करिए, आप लोग सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए, तो क्लास को स्टार्ट करें आज। और अपने सभी दोस्तों को जल्दी शेयर कर दो, सभी लोग क्लास में जुड़ जाए, तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक ऊर्जावान मोटिवेशन के साथ, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपने जहन में उतार लीजिएगा। मेरा फोकस उस पर रहता है जिसे मैं पाना चाहता हूँ। मेरा फोकस उस पर रहता है जिसे मैं पाना चाहता हूँ। जो मैं खो चुका उस पर ध्यान नहीं देता। जो मैं खो चुका उस पर ध्यान नहीं देता। तो आप लोग दोस्तों उस पर फोकस करना चाहिए जो आपको पाना है, जो आपको चाहिए। ठीक है, उस पर फोकस मत करिए जो चला गया, जो टाइम बीत गया, जो वक्त चला गया, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो इसी मोटिवेशन से क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग क्लास में आ जाइए, तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो आज तो मैं आप लोगों का जो है टेस्ट लेने वाला हूँ, सरप्राइज है आप लोगों के लिए। ठीक है, और ये टेस्ट रहेगा ऑप्शन बहुविकल्पी। जैसे कि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन 1 नंबर के, 2 नंबर के, ऐसा करके बहुविकल्पी आपका आता है, जो कि आपको 6 क्वेश्चन बहुविकल्पी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी सभी लोग जुड़ जाओ और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो, और जल्दी सभी लोग क्या कर दो, लाइक कर दो। और फिर जो है जल्दी से कुछ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उनका आपको आंसर करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि किसी स्थिर विद्युत प्रक्रिया में आवेश विनिमय की न्यूनतम मात्रा होती है। क्वेश्चन रिपीट करें, एक बार फिर सुन लीजिए। क्वेश्चन है किसी स्थिर विद्युत प्रक्रिया में आवेश विनिमय की न्यूनतम मात्रा होती है। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ए में है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, बी में है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और जो है सी में है 3.2 इंटू 10⁻34 कूलम, और डी में है 3.2 इंटू 10⁻30 कूलम। तो पहले में आपको जो है 1.6 गुणित 10⁻17 कूलम, दूसरे में दिख रहा है 1.6 मतलब 1.6 गुणित 10⁻19 कूलम, और तीसरे में 3.2 इंटू 10⁻34 कूलम, और डी में 3.2 इंटू 10⁻30 कूलम। ये आपको दिख रहा है। तो आपको कौन सा ऑप्शन राइट है, सही है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिए जल्दी से, ए सही है, बी सही है, किसी की डी, वो आपको आंसर करना है। कमेंट में आप लोग आंसर करिए, फिर मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। ठीक है, जल्दी करिए सभी लोग आंसर करिए। चलिए, बहुत सारे लोगों ने आंसर किया है। ठीक है, तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो राइट आंसर है ना पहले क्वेश्चन का, ध्यान रखना दोस्तों, ये बी वाला है, जो कि हमने बताया था कि जो आवेश का न्यूनतम मात्रा होता है, इसको मिल्टन साइंटिस्ट ने बताया था, और इसका मान 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। इसलिए बी आंसर आपका राइट आंसर है। तो ये आपका जो आंसर आया है बी राइट आंसर है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप लोग कर लीजिए कि इसका जो राइट आंसर है बी है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब देखो, आपको अगला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा स्क्रीन पर, जो कि आपको दिख रहा होगा कि इसको हटा देते हैं, और आपको दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा कि जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, तब उस वस्तु का भार या द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है, यही बताना है। तो आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन में दे रखा है ए में सदैव बढ़ जाता है, बी में दिख रहा होगा सदैव घट जाता है, सी में थोड़ा बढ़ या घट जाता है, और डी में एक जैसा बना रहता है। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर करिए कि ए सही है, कि बी सही है, कि सी सही है, कि डी। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करिए। चलिए,
तो बहुत सारे लोगों ने आंसर किया है। अब इसका आंसर बताते हैं कि जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, घर्षण से आवेशित करते हैं वस्तु को तो द्रव्यमान बढ़ता है घटता है, तो इसका राइट आंसर सी है दोस्तों, या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। ठीक है, राइट है सी, थोड़ा सा बढ़ सकता है या फिर घट सकता है, थोड़ा सा बढ़ सकता है या फिर घट सकता है, घट सकता है, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, अच्छा ये कैसे होगा, तो घर्षण करेंगे तो आपको पता है कि क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है आदान प्रदान होगा, इधर से उधर आएगा जाएगा, और ऐसे कंडीशन में होता क्या, ध्यान रखना, उसमें या तो मान उसका बढ़ेगा या तो घटेगा, इसलिए राइट आंसर सी वाला है, जो कि आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा बढ़ या घट जाता है, ये घट सकता है बढ़ सकता है, ध्यान रखना, ये वाला आपका राइट आंसर है। इसी साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है ये इम्पॉर्टेंट है, तो आपको अब जो है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जो कि आप देख पा रहे हैं। पूछा है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या है, पूछा गया विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए न्यूटन प्रति कूलम, ऑप्शन बी जूल प्रति कूलम, ऑप्शन सी वोल्टमीटर और ऑप्शन डी न्यूटन प्रति मीटर। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2018 में, 16 में और 14 में आ चुका है, ध्यान रखें। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है आपको कमेंट करना है, तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करिए। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए न्यूटन प्रति कूलम, यही इसका राइट आंसर, ध्यान रखना, न्यूटन प्रति कूलम। और हमें पढ़ाया था आपको कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर होता है F/Q0 या फिर क्यों। ठीक है, मतलब विद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर बल बटे में आवेश होता है, जो कि बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का कूलम होता है, बात ध्यान रखना। ठीक है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, इसका एक और मात्रक हमने बताया था, वो भी लिख दे रहे हैं, ध्यान रखना। या तो आपका वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, इसी का दूसरा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, ये भी आपको बात ध्यान रखना है और याद रखना है। ठीक है, ये भी कर लीजिए, लिख लीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को हटाते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो, आपको अगला क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पर, क्या दिख रहा होगा कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है। पूछा है 2014 में, आ चुका है एग्जाम में, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है। तो ए में दिख रहा होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर है, जो कि आपको कूलम पावर -2 दिया, इसका मतलब प्रति कूलम स्क्वायर है। ठीक है, और बी में दिख रहा है एम्पियर प्रति मीटर है, जो कि आपको पावर -1 दिख रहा है। और सी में है न्यूटन प्रति कूलम, और डी में है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर आपको टिक करना है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। ए सही है, बी सही है कि सी कि डी। ठीक है, जो आपको स्क्रीन दिख रहा है, इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो आप लोग जल्दी से बताइए। चलिए आते हैं आंसर की तरफ। आंसर जो इसका राइट होगा ना, ये आपका डी वाला आंसर होगा। तो डी में आपको दिख रहा होगा क्या कि डी में आंसर है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलम लिख रहे हैं आंसर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर। यही चीज़ आपको ऐसे देखने को मिल रहा होगा, कूलम स्क्वायर, और दिख रहा होगा कि न्यूटन का पावर -1 और मीटर का पावर -2 और इसका मतलब यही होता है, ध्यान रखना। तो आप ये आंसर कर लीजिए, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, जो कि है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये कर लीजिए आप लोग। हो गया इतना, टिक कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब देखो, अब जो क्वेश्चन है ये आपका अंतिम क्वेश्चन है इस टेस्ट का, जो आपका बहुविकल्पी टेस्ट है, इसका क्या है, अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो आते हैं क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। पूछा है विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। आपको दिख रहा होगा पहला ए में वोल्ट प्रति मीटर,
बी में न्यूटन प्रति कूलम, और सी में न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, और डी में वोल्ट मीटर, डी में वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इतना आपको दिख रहा है, आपको राइट आंसर बताना है। और 2018 और 17 में पूछ चुका है, ध्यान रखना बोर्ड में। तो आप इसका आंसर करिए कमेंट में। चलिए इसके राइट आंसर तरफ आते हैं। इसको जो राइट आंसर है दोस्तों वो डी वाला है, वोल्ट मीटर। राइट आंसर क्या है? डी वाला है, जो कि है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। आधा कैसे? तो हमने पढ़ाया था फाई ई बराबर ई ए। इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर, हमने बताया था, और इसका होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर कट जाता है, मिलता है क्या? वोल्ट मीटर। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? वोल्ट मीटर इसका राइट आंसर है। ठीक है, कर लीजिए, ऑप्शन डी राइट है, वोल्ट मीटर। ठीक है, इतना नोट कर चुके हैं। तो आज का जो टेस्ट था वो आपका जो छोटा टेस्ट हमने लिया वो यही तक था। हमने कहा कि कुछ क्वेश्चन कर ले लेते हैं जो आपके एग्जाम में 1 नंबर का आ चुके हैं, ताकि आपको क्या रहे कि पता रहे हाँ ये सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं 1 नंबर में जो हमने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो अब इसको हटा देते हैं। अब आते हैं, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी पहले ही देख चुके होंगे कि आपको, अब आते हैं जो हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आते हैं अपने क्वेश्चन तरफ, जो कि आज आप पढ़ने वाले हैं। और हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी साल ये हेडिंग जो है पूछा गया है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बात। ठीक है, तो हेडिंग क्या है? हेडिंग कर लीजिए आप लोग, हेडिंग जो है आप लोग कर लीजिए। तो यहाँ पर तो दिख नहीं रहा होगा, और बाकी जो है इसके साइड में लिख दे रहे हैं ताकि आपको पता रहे। ठीक है, तो ये आपका जो है ये। अब देखो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, जो पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो हेडिंग आपको बना लेना है, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण, ठीक है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो होता क्या है, इसी हेडिंग को ना एग्जाम वाला ऐसे भी करके पूछ सकता है, लिख दे रहे हैं, या इसी को कह सकते हो आप कि गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, नियम से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए, कूलाम के नियम का निगमन, नियम का निगमन। ऐसा भी ये हेडिंग कर सकता है, इसलिए इसको जो है आप ध्यान रखना। तो ये भी और ये भी दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको हेडिंग बना लेना है। हेडिंग इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान रखना। इस साल 5 नंबर का आ चुका है ये वाला, पूछा था इसी साल, कहा था कि जो है गॉस के नियम से कूलाम के नियम की जो है आपको निगमन करना, डेरिवेशन करना, तो वो करना था। तो आप लोग जो है फटाफट क्या करिए, जल्दी से, या आप हेडिंग कर लीजिए, बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, या फिर गॉस के नियम से कूलाम के नियम की तुलना। यहाँ पर आप लिख सकते हैं तथा कूलाम के नियम का निगमन, कूलाम के नियम, ठीक है, का निगमन, का निगमन। तो ये हेडिंग का नाम कर लेना है, कर लीजिए इतना, इतना कर लीजिए। फिर चलते हैं इस पर, डायग्राम की बात करते हैं, फिर इसका हल करते हैं। ठीक है, हेडिंग हो गया होगा। अगर हेडिंग हो जाए तो बताइए, मैं फिर इसके डायग्राम की तरफ चलूँ, फिर जो है बात करें इसके हल की।
हो गया इतना, ये हेडिंग आप लोग कर लिए दोस्तों, हेडिंग हो चुका होगा। सो आते हैं इसके डायग्राम पर, ठीक है, आते हैं इसके डायग्राम पर। डायग्राम आपको ध्यान से बनाना है और ये डायग्राम अगर आप जो है समझ जाओगे तो आराम से का डेरिवेशन भी समझ जाओगे। तो डायग्राम कैसे, जैसे कल गोला बनाया था वैसी गोलेदार आपको बना लेना है। पहला नंबर तो गोला आपको बनाना है। फिर करना क्या, मान लो यहाँ पर इसका केंद्र है ओ, केंद्र का नाम क्या है ओ, और ओ से यहाँ 8 दूरी पर एक बिंदु है पी। यहाँ पर क्या है 8 दूरी पर एक बिंदु है जिसका नाम क्या है पी है दोस्तों, यहाँ पर नाम क्या है इसका पी, ठीक है। और ये यहाँ से ओ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी है ना, ये है आर दूरी, आर का मतलब स्मॉल आर दूरी। और एक बात समझो, यहाँ पर आवेश स्थित है, इसको ओ हमने लिए हैं, मान लो यहाँ पर आवेश है क्या, क्यों, क्योंकि इसका आवेश है। और ये आर दूरी पर यहाँ पी स्थित है। पी पर देखो जो विद्युत क्षेत्र होगा ई, वो बाहर की ओर निकल रहा होगा, और इसका अल्पांश क्षेत्रफल भी आपका वेक्टर डीएस या फिर वेक्टर डीए का यूज कर सकती है, ये दोनों भी आपका ऐसे बाहर की ओर निकल रहा हो। तो ये आप डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम हो चुका है। डायग्राम केवल आपको इतना ही बनाना है, ठीक है। तो हिंदी कैसे लिखोगे, माना एक बिंदु ओ है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है और जिसका अल्पांश क्षेत्रफल वेक्टर डीएस है और विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है। इस तरह से हम लोग हिंदी लिखेंगे। तो ये हेडिंग करके आपको ये डायग्राम बनाना है, इतना काम कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे इसका हिंदी और इसका डेरिवेशन करूँ। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा। ये आप डायग्राम बना चुके होंगे और ये हेडिंग भी कर चुके होंगे। इस साल एग्जाम में 5 नंबर का आया था, इसको आप हल्के में ना लें, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप लिख दे रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल आया हुआ है, तो अगले साल भी रिपीट करता है, ध्यान रखना, ठीक है। लिखेंगे माना, हिंदी इसका लिखना है माना, ठीक है, एक बिंदु ओ है जिस पर प्लस क्यू आवेश या आवेश क्यों स्थित है, जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, ठीक है। फिर लिखेंगे ओ से आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, एक बिंदु P स्थित है, ठीक है। तो हमने कहा मान लो यहाँ पर एक बिंदु O है और इस पर कैसा प्लस क्यू आवेश है, और यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु P है। अब देखो P का जो अल्पांश क्षेत्रफल है वो क्या है, वेक्टर ds और विद्युत क्षेत्र तीव्रता E है। तो लिखेंगे बिंदु P का अल्पांश क्षेत्रफल वेक्टर ds तथा विद्युत क्षेत्र वेक्टर E है, यहाँ तक लिख लीजिए। फिर इसके आगे जो है मिटा करके फिर आगे बताते हैं, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, आपको डायग्राम बनाना है और आपको ये हेडिंग करना है, और इधर इतना हिंदी जो लिखा है एक बार यहाँ समझाएंगे, फिर आपको नोट कर लेना है, इतना पूरा नोट कर लीजिए। तो आप लोग यहाँ तक जल्दी से ये डायग्राम बना लीजिए और ये हिंदी लिख लीजिए, और ये आपको हेडिंग तो पहले ही करना है, ठीक है। तो हमने ये टाइम दे रखा है, जल्दी करिए आप लोग। फिर हम इसका डेरिवेशन करते हैं, बहुत आसान है
और आप अगर आसान तरीके से लिख दोगे, कर लोगे, तो आपको 5 नंबर आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। चलिए एक बार रिपीट करते हैं पूरे हेडिंग को, ठीक है। हेडिंग का नाम है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता तथा कूलाम के नियम का निगमन। ये इसी को एग्जाम वाला दूसरे हेडिंग पूछ सकता है कि गॉस के नियम की सहायता से क्या करना है, कूलाम के नियम का निगमन करना है। तो हमने कहा माना एक क्या है, गोला है या गोली भाग है जिसका जो केंद्र है O है, या फिर हमने कहा कि प्लस क्यों आवेश है, O है इसका केंद्र, और इस पर कैसा प्लस क्यों आवेश स्थित है। O से r दूरी पर एक बिंदु P है और P का अल्पांश क्षेत्रफल वेक्टर ds और विद्युत क्षेत्र E है। तुमने यहाँ पर लिखा कि माना, ठीक है, माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यों आवेश स्थित है, O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, बिंदु P का अल्पांश क्षेत्रफल वेक्टर ds तथा विद्युत क्षेत्र E है। हो गया यहाँ तक का, हटाया जाएगा तो इधर हटा देते हैं, और ये हेडिंग तो आप लिख चुके होंगे तो हेडिंग हटा ही देते हैं, ठीक है। अब देखिए आते हैं इसके पूरे डेरिवेशन पर, कैसे इसका डेरिवेशन करेंगे, ध्यान समझिएगा। फ्लक्स हमने निकालना सिखाया था आपको, फाई का मान जो कि विद्युत फ्लक्स होता है। अब उसको निकाल करके इसका डेरिवेशन आराम से करेंगे, तो लिखेंगे अतः गुजरने वाला या निकलने वाला, गुजरने वाला, चाहे तो क्वेश्चन में लिख सकते हैं निर्गत, मतलब निकलने वाला, ठीक है। कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। तुमने कहा था फ्लक्स होता क्या है, फाई ई, तो लिखेंगे फाई ई बराबर समाकलन इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई और डॉट वेक्टर ds, ठीक है, वेक्टर ई और डॉट वेक्टर ds। अब करना क्या है, जैसे ही इस वेक्टर और डॉट को हटाएंगे, आप सभी को पता है कि आए क्या, कॉस थीटा आएगा, तो लिखेंगे फाई ई बराबर इंटीग्रेशन, ये डॉट और वेक्टर हटा रहे हैं तो मिलेगा ई ds कॉस थीटा। और देखो दोनों चीज़ें क्या है, एक ही लाइन पर है, एक ही डायरेक्शन में है। ऐसे में होगा क्या, थीटा का मान कितना डिग्री यूज करना है, 0 डिग्री। तो लिखेंगे यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो, थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो यहाँ पर रखते हैं, तो मिलेगा फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई ds कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 का मान कितना होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए, कॉस 0 का मान कितना होता है, बताइए आप लोग, ठीक है। तो कॉस 0 का मान रखते हैं, इधर हल कर देते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई ds कॉस 0 का मान 1, तो यहाँ पर 1 रख देंगे, और सामने दिखा देना है चूंकि कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 0 डिग्री का मान जो है क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब करना क्या है, एक से गुणा करने वही मिलता है, तो आगे बढ़ाओगे तो मिलेगा फाई ई बराबर, ई को बाहर कर लो तो बाहर ये, और बचे क्या ds, ठीक है। एक से गुणा करने वही, जैसे आपको पता है 2 1 कम 2 3 1 कम 3, तो ऐसे यहाँ पर जब ds का गुणा 1 से या ds का गुणा तो यही मिलेगा। ई पूरा है तो पूरे को बाहर कर लो, जो यहाँ पर d है अल्पांश उसको इधर रखो, और इसी का समाकलन करके क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो पहले इतना नोट करिए, फिर इसके आगे बताते हैं, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। एक बार यहाँ से रिपीट करते हैं। तो हमने कहा यहाँ से जो गुजर रहा है, निकल रहा है, वो क्या, फ्लक्स फाई ई बराबर समाकलन इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। डॉट और वेक्टर को हटाने पर आता है ds कॉस थीटा। थीटा का हमने कहा ये 0 डिग्री, क्योंकि एक ही लाइन पर जा रहा है तो इसलिए क्या 0 डिग्री हो, तो यहाँ पर रखेंगे 0 डिग्री, कॉस 0 का मान 1, तो 1 हो गया, और ई को बाहर कर लिया, बचा क्या ds, तो ds आपका इतना हो गया।
अब देखो ds है, ds का मतलब इसका पूरा क्या, पूरा भाग s आएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं s, और s का मतलब ये है कि इसका बने क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला जो कि होता है 4πr²। तो आगे हल करते हैं इसको, इधर वाला हटा देते हैं। अब देखिए जब आगे हल करेंगे तो मिलेगा क्या, तो आपको मिल जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू एस, सामने लिख देंगे, ds की क्या s मिला है तो लिखेंगे चूंकि समाकलन ds का वैल्यू आया s, और s का मान रखेंगे, s का मान क्या मिलेगा 4πr², ठीक है 4πr², क्योंकि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर मिल जाएगा क्या s का मान, तो लिखेंगे फाई ई बराबर ई इंटू 4πr², बाकी ये सामने लिख देना और इसको बना देना समीकरण 1। क्या बना देना है, समीकरण 1। ठीक, एक बार रिपीट करते हैं। जब ds का समाकलन हमने किया तो यहाँ पर आया क्या, s का मतलब पूरा 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 आ गया, और पूरे का जो फार्मूला s का बनेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का वो मिलेगा 4πr², तो हमने यहाँ पर रख दिया 4πr²। अब कहेंगे अतः गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, क्योंकि हेडिंग क्या है, गॉस के नियम की सहायता निकालना है, तो गॉस के नियम से, गॉस के नियम ने पढ़ाया था फाई ई बराबर होता है Q/ε0। इसको बना लो समीकरण 1, लिखेंगे समीकरण 1 से फाई ई का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब कर क्या रहे हैं कि जो फाई का मान ई इंटू 4πr² आया है वो यहाँ पर रख रहे हैं, इस जगह रख रहे हैं, तो रखेंगे तो मिलेगा क्या, फाई की जगह क्या ई इंटू 4πr², तो मिलेगा ई इंटू 4πr² बराबर क्या है Q/ε0, तो Q/ε0, ठीक है। अब अगर इसको हल करेंगे आगे तो ये 4π किस में, गुणे में है, इधर है किस में जाएगा, भाग में, तो इसका आंसर मिल जाएगा। आंसर इधर लिख रहे हैं सामने, इधर इसको हटा के ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है मिलेगा वो क्या, तो ई का मान यहाँ से मिल जाएगा, ई बराबर ये वाला जो 4πr², इसको कहाँ, इधर भेज रहे हैं, तो इधर किस में जाएगा, भाग में, इधर गुणे में है, तो मिलेगा ई बराबर 1/4πε0 और Q/r²। तो ये क्या है, यही क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता या विद्युत क्षेत्र है, तो लिखेंगे यही विद्युत क्षेत्र है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, या तीव्रता है, यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इतना लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ से रिपीट करेंगे तो एक बार पूरा नोट कर लीजिए यहाँ से, फिर आगे बताते हैं। चलिए यहाँ से रिपीट करते हैं। तो फाई ई बराबर ई इंटू एस का मान हमने ds से निकाला s, और s का मान 4πr², तो यहाँ पर इससे रखा 4πr²। फिर हमने कहा अतः गॉस के नियम से, गॉस का नियम याद करो, फाई बराबर Q/ε0, तो रख दिया फाई बराबर Q/ε0। फाई का मान आया क्या, ई इंटू 4πr², तो यहाँ पर रखा समीकरण 1 से फाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो फाई का मान ई इंटू 4πr² बराबर क्या Q/ε0। अब ये जो 4πr² किस में है, गुणे में, उधर जाएगा किस में, भाग में, तो मिलेगा ई बराबर 1/4πε0 और Q/r², यही क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। इतना हो गया होगा, इतना जल्दी से कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इसको हटाते हैं और इसके आगे हल करते हैं, क्योंकि अभी कूलाम के नियम का निगमन भी करना है इसी में, तो वो भी देख लीजिए।
देखो अब इसके बाद ना बहुत आसान है। अब क्या करेंगे, हम कहेंगे मान लेंगे, क्या मानना है, ध्यान समझना कि यहाँ पर जो P पॉइंट है ना, P पर मान लो एक परिक्षावेश Q नॉट है, तो लिखेंगे बिंदु, ये लिख लो माना बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है तो लगने वाला विद्युत बल, ठीक है। तो करना क्या, लिखना है लगने वाला विद्युत बल या कार्य करने वाला विद्युत बल कहाँ से निकालोगे, तो याद करो एक हमने फॉर्मूला बताया था विद्युत क्षेत्र तीव्रता का, ई बराबर होता है F अपान Q नॉट, बताया था क्या, F वन क्या होता है Q नॉट। ये अगर यहाँ से F निकालोगे, इधर किसमें भाग में, इधर जाए किसमें गुणे में, तो मिलेगा F बराबर यहाँ से इसको इधर भेजेंगे तो मिलेगा क्या, Q नॉट और E, क्या मिलेगा Q नॉट और E, तो F बराबर Q नॉट E। अब देखो E का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q पानी में R स्क्वायर, तो हल करेंगे तो यहाँ पर रखेंगे तो मिलेगा F बराबर Q नॉट इंटू में E का मान यहाँ से, तो E बराबर क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R स्क्वायर। चाहे तो आप सामने लिख सकते हो यही चीज़, या फिर आप ऑलरेडी यहाँ पर मिल चुका है तो वही E का फॉर्मूला हमने ये वाला यूज किया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो रखेंगे तो मिलेगा F बराबर, गुणा करेंगे तो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट और अपान में R स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर होता है कि दो आवेश आ गए, एक आवेश Q है और एक आवेश क्या Q नॉट है, तो क्या कहेंगे यही क्या है, दोस्तों यही आपका कूलाम के नियम का निगमन है या फिर कूलाम का नियम है, तो लिखेंगे यही कूलाम का नियम है। दो आवेशों के बीच बल काम करता है, बताया था कूलाम का नियम, तो यही क्या है, कूलाम का नियम है। याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, यही क्या है, कूलाम का नियम है, इतना नोट कर लीजिए पूरा। तो इधर हमने विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाला है, इधर E का मान निकला है, और यहाँ पर जो हमने निकाला वो है कूलाम के नियम का निगमन। इतना लिख लीजिए, फिर एक बार रिपीट करेंगे। चलिए अब एक बार रिपीट करते हैं, यहाँ से एक बार फिर से रिपीट करें, ध्यान समझिएगा। हमने कहा मानव बिंदु P पर यहाँ पर क्या है, परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है तो लगने वाला विद्युत बल, तो यहाँ पर अगर आवेश हो जाएगा, एक आवेश यहाँ एक आवेश यहाँ, दो आवेश, तो काम करेगा विद्युत बल, तो मिलेगा क्या, विद्युत बल F बराबर Q नॉट E, कहाँ से था, विद्युत क्षेत्र तीव्रता से, E बराबर F वन Q नॉट से। इसको जब इधर भेजेंगे मिलेगा क्या, F बराबर Q नॉट E, तो Q नॉट E का मान हमने निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q पानी में R स्क्वायर, तो यहाँ पर रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q पानी में R स्क्वायर। अब जब गुणा कर दिया तो मिल गया क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान में R स्क्वायर, जो कि F के बराबर है, और यही क्या है, कूलाम का नियम है। तो हमने आज जो है सीखा कूलाम का नियम और विद्युत क्षेत्र तीव्रता, जो कि आपके एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना। तो जो आज हमने पढ़ा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में 5 नंबर का इस साल आया था, इसलिए इसको आप लोग हल्के में ना लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए, और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा ताकि उनका भी नंबर जो है बढ़ सके, ठीक है। बाकी आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जो भी लाइव क्लास या वीडियो डालें वो आपको मिल जाए और आप जो है उससे अपना नॉलेज इंप्रूव कर सको। सो तब तक नमस्कार, जय हिंद।